जिन्ना अपने आंखों में आंसू लिए कहते हैं कि जब आप जियारत आए थे तब मेरा जीने का मन कर रहा था, लेकिन अब मेरा जीना मरना बराबर है। उनकी जीबान से कुछ कुछ लड़खड़ाते हुए शब्द निकल रहे थे। कश्मीर, उन्हें फैसले का हक दो। आईन यानी कि संविधान, मैं उसे मुकम्मल करूंगा। तो वहां खड़े स्टाफ में उन्हें सलामी दी और यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि जिन्ना ने इस हालात के बावजूद भी फौरन हाथ उठाकर इसका जवाब दिया। विमान जिन्ना को लेकर शाम को 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जिन्ना के निर्देश पर उन्हें लेने वालों में सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था, न ही जिला प्रशासन को इसके आने की कोई सूचना थी। कि जिंदगी और मौत से जूझते जिन्ना को ले जा रहे एम्बुलेंस में पेट्रोल ही खत्म हो गया। इसके साथ ही पीछे आने वाली कैरियर कार, सामान लदा हुआ ट्रक और दूसरी गाड़ियों का काफिला भी रुक गया। प्रधानमंत्री आवास बुलवाया और सख्त लहजे में पूछा कि मेरे जाने के बाद उस दिन जिन्ना ने आपसे क्या कहा था। इस पर डॉक्टर इलाही ने बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके लबों से सरगोशी में निकला फाती, खुदा हाफिज, और इसके बाद जिन्ना का सर एक और झुक गया और उनके सांसों ने उनका साथ देने से मना कर दिया। नमस्ते, मैं हूं राजन सरकार और आप बैठकी देख रहे हैं। यह इस वीडियो का दूसरा भाग है। इस वीडियो को आसानी से समझने के लिए आपको पहला भाग देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वह भी कर दें। ये वीडियो का दूसरा भाग है। 17 अक्टूबर 1789 को पाकिस्तान टाइम्स के एक पन्ने पर द लास्ट डेज ऑफ कायदे आजम के नाम से छपे एक लेख में एक पत्र का हवाला देते हुए लिखा था, कायदे आजम पर दवा का असर बहुत अच्छा हो रहा था। वो पहले से स्वस्थ हो चले थे। एक दिन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जिन्ना से मिलने जियारत पहुंचते हैं। उन दोनों ने तकरीबन आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात की। उसी वक्त दवा खिलाने का वक्त हो गया था, पर डॉक्टर इलाही बख्श उस कमरे में नहीं जा सकते थे क्योंकि उस कमरे में दोनों के बीच खुफिया मीटिंग चल रही थी। लियाकत अली जब उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर इलाही उसमें प्रवेश करते हैं और वो देखते हैं कि कायदे आजम बहुत ही चिंतित हैं और उनमें मायूसी छाई हुई है। वो दवा खाने से भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि और अब मैं जीना नहीं चाहता। इसके बाद वो डॉक्टर का साथ देने से भी मना कर देते हैं। जिन्ना के मरने के तुरंत बाद लियाकत अली खान ने डॉक्टर इलाही बख्श को प्रधानमंत्री आवास बुलवाया और सख्त लहजे में पूछा कि मेरे जाने के उस दिन बाद जिन्ना ने आपसे क्या कहा था। इस पर डॉक्टर इलाही ने बहुत ही यकीन दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि उन्होंने दवा खाने से मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर इलाही के जवाब से लियाकत अली खान को तसल्ली नहीं हुई। प्रधानमंत्री काफी देर तक डॉक्टर पर जोर बनाने की कोशिश करते रहे। अंत में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर को चेतावनी दी कि अगर उन्हें किसी और जरिए से इसके बारे में पता चला तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यह डॉक्टर इलाही बख्श के बेटे का बयान था और इसकी सत्यता पर बहस की गुंजाइश अभी हो सकती है, क्योंकि खुद डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने अपनी किताब लास्ट डेज विद कायदे आजम में लिखा है। इस बारे में उन्होंने अलग तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि कायदे आजम की बीमारी का जड़ का पता लगाया जाए और मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि जिन्ना की हालत गंभीर होने के बावजूद उन्हें उम्मीद है कि कराची से जो नई दवा मंगाई गई है उसे खाने के बाद उनकी हालत में सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री अपने नेता और पुराने दोस्त उनके बीमारी से बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन इन दोनों बयानों में किस में सच्चाई है इस बात का पता सिर्फ 5-6 लोगों को ही है जो तत्कालीन तौर पर वहां मौजूद थे। संयोग से उनमें से अब कोई भी जीवित नहीं है। अगर ऐसा कोई स्रोत नहीं बचा जो इस घटना की सत्यता को जांच कर सके। 2-3 दिनों के बाद जिन्ना की हालत में सुधार महसूस होने लगा। डॉक्टर इलाही बख्श जिन्ना से वापसी की इजाज़त मांगते हैं और लाहौर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी लाहौर गए 1 दिन ही हुए थे कि उन्होंने पराबैंगनी किरणों यानी कि
अल्ट्रावायलेट रेज की मशीन लेकर उन्हें आने को कहा गया। 6 अगस्त को वह यह मशीन लेकर वापस जियारत पहुंचते हैं। अगले दिन 7 अगस्त 1948 को ईद थी और इसी शाम जिन्ना के इलाज की शुरुआत होती है, मगर यह इलाज उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता और 9 अगस्त को डॉक्टरों की सलाह पर कि जियारत की समुद्र तल से ऊंचाई उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और उन्हें क्योटा ले जाना चाहिए, लेकिन जिन्ना 15 अगस्त से पहले जाने के विचार में नहीं थे, क्योंकि इसी साल जून में ये फैसला हो गया था कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को ही मनाया जाएगा। फिर वह डॉक्टरों की जिद के आगे हार जाते हैं और 13 अगस्त को क्योटा जाने के लिए राजी हो जाते हैं। जिन्ना इतने कमज़ोर हो गए थे कि वह कुछ खा भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने फातिमा जिन्ना से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि आपके भाई कुछ खाने लगे, तो फातिमा ने बताया मुंबई में उनके यहाँ एक बावर्ची हुआ करता था जिसके हाथ का बना खाना भाई बहुत चाव से खाते थे। हालांकि फातिमा ये भी जानती थी कि बंटवारे के बाद वो बावर्ची कहीं गुम हो गया है। फातिमा को इतना पता जरूर था कि वह बावर्ची लायलपुर यानी आज के फैसलाबाद का रहने वाला था। यह सुनकर डॉक्टर इलाही ने पंजाब सरकार को इत्तला किया कि उस बावर्ची को खोज निकाला जाए और किसी भी हाल में उस बावर्ची को यहाँ जियारत भेजा जाए। कुछ दिनों बाद वह बावर्ची मिल जाता है और उसे जियारत बुलाया जाता है। हालांकि जिन्ना को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और जब उस बावर्ची के हाथ का बना खाना जिन्ना ने उसे जब स्वाद किया तो उन्होंने खुशी से खाया और उन्होंने पूछा कि आज खाना किसने बनाया है। तो फातिमा जिन्ना ने बताया कि पंजाब सरकार ने हमारे पुरानी बावर्ची को तलाश कर भेजा है और उसी ने आपकी पसंद का यह खाना बनाया है। फिर उन्होंने पूछा कि इसके तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया है। इस पर उन्हें जवाब मिला पंजाब सरकार ने। यह सुनते ही जिन्ना ने बावर्ची से संबंधित फाइल मंगाई और उस पर लिखा कि गवर्नर जनरल के पसंद के बावर्ची का खाना मुहैया कराना ये सरकार के किसी विभाग का काम नहीं है। खर्च का ब्यौरा तैयार किया जाए ताकि मैं उसे अपनी जेब से अदा कर सकूं। जियारत में 1 महीना रहने के बाद जिन्ना 13 अगस्त 1948 को वापस क्योटा पहुंचते हैं और 16 अगस्त को डॉक्टर के फिर से जांच करने पर यह पता चला कि उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। वह 1 घंटा कुछ जरूरी फाइलों पर काम भी कर पा रहे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर के सलाह के बावजूद उन्होंने हलवा पूरी बनवाकर खाया भी और कुछ दिनों बाद उन्होंने तो सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने जिन्ना के स्वास्थ्य की जांच करते हुए उन्हें सलाह दी कि उन्हें कराची चले जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेचर पर लेटे लेटे जिन्ना लाचार अवस्था में गवर्नर जनरल हाउस नहीं जाना चाहते थे। उन्हें बार बार कहा गया तो वह इस शर्त पर कराची जाने के लिए तैयार हो गए कि वह गवर्नर जनरल हाउस में नहीं बल्कि मलेर के नवाब ऑफ महावलपुर के घर में रहेंगे। उन दिनों नवाब ऑफ महावलपुर ब्रिटेन में रहते थे। जिन्ना को कहा गया कि उनके मकान में रहने के लिए जिन्ना को नवाब को एक पत्र लिखना होगा, लेकिन जिन्ना के वसूलों ने पत्र लिखने की इजाज़त नहीं दी। वह नहीं चाहते थे कि उस देश के गवर्नर जनरल होते हुए भी उन्हें उस देश के किसी नवाब को सुविधा हासिल करने के लिए इजाज़ती पत्र लिखने पड़े। 29 अगस्त को जब इलाही बख्श जिन्ना का स्वास्थ्य चेकअप के लिए पूछते हैं तो जिन्ना अपने आंखों में आंसू लिए कहते हैं कि जब आप जियारत आए थे तब मैं जीना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना जीना बराबर है। डॉक्टर यह समझ गए कि कोई ना कोई बात जरूर है जिसने जिन्ना को जीने की इच्छा ही ख़त्म कर दी है। इसी बात को फातिमा जिन्ना अपने किताब माय ब्रदर में लिखती हैं। जिन्ना पर अचानक मायूसी छा गई। एक दिन मेरी आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, फाती अब मुझे जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं, जितना जल्दी चला जाऊं उतना ही अच्छा होगा। मैं यह सुनकर बिजली सी कड़क उठी। मैंने कहा, जिन आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस पर जिन्ना ने मायूसी भरी मुस्कुराहट में कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। 1 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही फातिमा जिन्ना को यह बताते हैं
कि आपके भाई को हेमरेज हो गया है और क्योटा की जलवायु उनके लिए उचित नहीं है, इसलिए उन्हें फौरन कराची ले जाना चाहिए। आने वाले दिनों में जिन्ना का स्वास्थ्य और भी बदतर होते चला गया। 5 सितंबर को डॉक्टर को यह पता चला कि उन पर निमोनिया का भी अटैक हुआ है। इस वक्त डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को क्योटा बुला लिया था, लेकिन बावजूद इसके उनका स्वास्थ्य स्थिर बना रहा। हालांकि संभवतः उस वक्त पाकिस्तान के हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लायक अली जिन्ना से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कई बार आग्रह करने के बाद भी डॉक्टरों ने जिन्ना से मिलने की इजाज़त नहीं दी। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही ने फातिमा को यह सूचित किया कि अब जिन्ना की जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है और वह बस कुछ चंद पलों के मेहमान हैं। शायद उसी दिन जिन्ना पर बेहोशी छा गई और उनकी जुबान से कुछ शब्द लड़खड़ाते हुए निकल रहे थे। कश्मीर उन्हें फैसले का हक दो, आईन यानी कि संविधान मैं उसे मुकम्मल पूरा करूंगा, उन्हें हर मुमकिन मदद दो, पाकिस्तान। 11 सितंबर 1948 को उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर उनके विशेष विमान वाइकिंग तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें विमान तक पहुंचाया जा रहा था तो वहां खड़े स्टाफ ने उन्हें सलामी दी और यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि जिन्ना ने इस हालत के बावजूद भी फौरन हाथ उठाकर इसका जवाब दिया। क्योटा से कराची तक की यात्रा 2 घंटा में पूरी होता है और पूरी यात्रा में जिन्ना बेचैन रहते हैं। उन्हें बार बार ऑक्सीजन कभी फातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श देते रहते हैं। विमान जिन्ना को लेकर शाम को 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरता है। जिन्ना के निर्देश पर उन्हें लेने आने वालों में सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं रहता और न ही जिला प्रशासन को उनके आने की कोई खबर रहती है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जैफरी के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। गवर्नर जनरल को स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में लिटाया गया। फातिमा जिन्ना और फील्ड दिलहम उनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जैफरी जिन्ना की कैरिलेक कार में सवार हो जाते हैं। जिन्ना का एम्बुलेंस अभी चलना शुरू करती है और उसके 4 मील का सफ़र तय होते ही उसका इंजन अचानक एक झटके के साथ बंद हो जाता है। जब ड्राइवर उतरकर देखता है कि क्या हुआ है तो उसे पता चलता है कि उसमें पेट्रोल ही खत्म हो गया है। इसके साथ ही साथ पीछे आने वाली कैरिलेक कार, सामान वाला ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक जाती है। कायदे आजम की हालत इतनी नाजुक थी कि उसमें एक क्षणिक भी देरी करना उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता था। ड्राइवर 20 मिनट तक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। आखिर में फातिमा जिन्ना के कहने पर मिलिट्री सेक्रेटरी और डॉक्टर मिस्त्री अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए। इधर एम्बुलेंस में बहुत ही उमस हो गई थी, उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और उसमें सैकड़ों मक्खियां भर गई थी जो जिन्ना के चेहरे पर बार बार बैठ जाती, जिसे उड़ाने की हिम्मत जिन्ना में तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। फातिमा जिन्ना और सिस्टर दिलहम बारी बारी से गद्दे के टुकड़े से हाँकते हुए उन्हें उड़ाने की कोशिश करती। एक एक लम्हा मानो सदियों जैसा गुजर रहा था। डॉक्टर करनाल और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बहुत देर हो गए थे, लेकिन न तो फौजी एम्बुलेंस ठीक हुआ और न ही बदले में कोई गाड़ी आई। इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज अली शाह बार बार कायदे आजम की नब्ज जांचते रहे, जो पहले के मुकाबले डूबती जा रही थी। एक बार तो इन्हें ख्याल आया कि जिन्ना को दूसरी कार में हस्तांतरित किया जाए, लेकिन जिन्ना का स्ट्रेचर इतना लंबा था कि उसे कार में नहीं रखा जा सकता था और खुद कायदे आजम में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह कार में बैठ या लेट सके। एक हैरान करने वाली घटना यह हुई कि किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि 4:15 पे जिन्ना का विशेष विमान राजधानी में उतरने के बावजूद कायदे आजम का काफिला अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचा। कुछ लोग कहते ये हैं कि सफ़र को राज रखा गया था, पर क्या वाकई सरकार के उच्च अधिकारी अपने गवर्नर जनरल के आने से बेखबर थे, या क्या किसी को यह खबर नहीं थी कि गवर्नर जनरल का विशेष विमान जो आज सुबह ही क्योटा भेजा गया था, उसे शाम में
किसी भी समय पे वो राजधानी में लैंड कर सकता है। 4 सितंबर 1948 को जब कैबिनेट के सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अली बिस्तर पर गंभीर रूप से पड़े कायदे आजम से मिलकर लौटे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री हाउस में कैबिनेट का आपातकालीन सत्र बुलाया गया था। यह संभव ही नहीं था कि उस सत्र में जिन्ना के स्वास्थ्य के बारे में बात न हुआ हो। यह सवाल आज भी चिंता का विषय है कि इस पृष्ठभूमि में जिन्ना के कराची आगमन की सरकार की बेरुखी और बेखबरी तस्वीर किस रूप में निशानदेही करती है। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान कायदे आजम में भी इस घटना का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, उन दिनों स्थानीय रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज्जत कराची का बच्चा बच्चा किया करता था। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें एक संदेश मिला कि एक व्यक्ति बहुत बीमार है, क्या आप उसके लिए एक एम्बुलेंस भेज सकते हैं। यह घटना 5:30 बजे शाम की है। कर्नल नवर और डॉक्टर मिस्त्री इस वक्त एक दूसरी एम्बुलेंस के साथ वापस आते हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह वही एम्बुलेंस होगी जिसकी बात श्री प्रकाश कर रहे थे। जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर उन्हें एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और इस तरह शाम को 6:10 पर जिन्ना गवर्नर हाउस पहुंचते हैं। एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस का 9 मील का वो रास्ता जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में तय होना चाहिए था, वह 2 घंटे में तय हो पाया। यानी क्योटा से आने में उन्हें 4 घंटे लगे, और वह भी इस स्थिति में जब जिन्ना मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे थे। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे ही जीवित रह पाए, और इस 4 घंटे में भी वह मूर्छित अवस्था में बिस्तर पर पड़े रहे। इस दौरान लियाकत अली खान फ्रांसीसी एम्बेसी में कॉकटेल पार्टी कर रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और होश में आने पर डॉक्टर ने कहा कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस पर जिन्ना का जवाब आता है, नहीं, मैं अब नहीं बचूंगा। इलाही बख्श के अनुसार यह जिन्ना के मुख से निकली आखिरी शब्द थे, जबकि डॉक्टर रियाज अली शाह कहते हैं कि जिन्ना के आखिरी शब्द अल्लाह और पाकिस्तान थे। और फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि 2 घंटे आराम के बाद वह उठे, सर और आंखों को इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की, और उनके लबों से सरगोशी में निकला, फाती, खुदा हाफिज। इसके बाद जिन्ना का सर एक और लुढ़क गया। उनकी सांसों ने उनका साथ देने से मना कर दिया। यह थी मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी। आपके साथ मैं हूं राजन सरकार। आप बैठकी देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फ़ौरन कर दें। धन्यवाद।